हेलो एवरीवन, दिस इज़ कन्नुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज का क्लास हमारा होने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एल्केन का डिस्कस कर लिया था, जो कि 5 थे, जो कि था हमारा फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सल्यूबिलिटी एंड डेंसिटी। तो आज के क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक ही प्रॉपर्टी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा एक ही प्रॉपर्टी क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमें हर भी रिएक्शन, जो भी रिएक्शंस है या जो भी मैकेनिज्म्स होंगे, उनके हमें मैकेनिज्म को भी लिखना होगा या हमें समझने की ज़रूरत है। पहले हम लोग क्या करते थे कि किसी भी एक रिएक्शन को हम लोग लिख देते थे। अगर एक रिएक्शन है तो उसके केमिकल इक्वेशन को डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे लिखते थे, लेकिन अब हमें वो रिएक्शन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वो लिखने के बाद हमें उसके मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करना होगा। मैंने पहले भी बोला, अब 11th में आ गए हैं आप लोग, तो 11th में आ गए हैं मतलब आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो अब लेवल उसका हाई होने वाला है। पहले आप लोग छोटे क्लासेस में उसको सिंपल वे में समझते थे, अब आप लोगों को डीपली उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप लोगों को किसी भी रिएक्शन वो कैसे टर्मिनेट हो रहा है, किस तरह से इनिशिएट हो रहा है, प्रोपागेट कैसे हो रहा है, वो भी आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, जिसे कि हम बोलते हैं मैकेनिज्म। यानी कि वो रिएक्शन किस तरह से आपका डेवलप हुआ है या किस तरह से वो रिएक्शन हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हमें समझने की ज़रूरत है। तो आज के क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और उसके मैकेनिज्म को भी देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारा, वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है, जैसे आप देख सकते हैं, हेलोजन एंड हेलोजिनेशन। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये हेलोजन वर्ड से बना है, यानी कि हेलोजेंस का मतलब होता है कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम हेलोजन बोलते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये सारे हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। हेलोजिनेशन हो रहा है मीन्स किसी भी एल्केन में हेलोजिनेशन जो प्रोसेस को करने की क्षमता होती है, केपेबल होता है कि वो हेलोजन कर सके। हेलोजन का मतलब सिंपली होता है कि किसी भी हेलोजन कंपाउंड को, हेलोजिनेशन में किसी भी हेलोजन कंपाउंड को एक एल्केन जो होता है वो क्या करता है, अपने अंदर गेन कर सकता है बाय लूजिंग वन हाइड्रोजन एटम। किसी भी जो एल्केन होगा उसमें एक हाइड्रोजन एटम के बदले वो किसी एक हेलोजन ग्रुप को, हेलोजन कंपाउंड को अपने अंदर ले आएगा, एलिमेंट को ले आएगा, जिससे कि वो एक हेलोजन कंपाउंड बने, यानी कि हेलो एल्केन बन जाए। तो देखते हैं इस प्रोसेस में क्या बोलते हैं। द फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट पॉइंट सेज one or more hydrogen atoms of alkanes can be replaced by the halogens nitro group and sulfonic acid group। यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपका हाइड्रोजन एटम, किसी भी एल्केन में जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा भी हाइड्रोजन एटम्स को क्या किया जा सकता है, रीप्लेस किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। मतलब उसके जगह में कोई और कंपाउंड आएगा, एलिमेंट आएगा, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट होगा हमारा हेलोजन, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइड जो होगा, ब्रोमीन होगा, वो हो सकता है। नाइट्रो कंपाउंड्स हो सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स हो सकते हैं। क्लियर? The second point says halogenation takes place either at higher temperature, that is 573 to 773 Kelvin, or in the presence of diffused sunlight or ultraviolet light। यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि जो हेलोजिनेशन प्रोसेस है वो किस कंडीशंस में इनिशिएट हो सकता है, किस कंडीशन में हेलोजिनेशन होगा, आइदर एट हायर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, वो टेम्परेचर दिया गया है, ये जो है इस टेम्परेचर में होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट या फिर आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी कि यूवी रेडिएशंस के प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होगा या फिर ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट सेज लोअर एल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। जो लोअर एल्केन्स होते हैं, जो छोटे एल्केन्स होते हैं, जैसे मिथेन हो गया या फिर इथेन हो गया, प्रोपेन, जो छोटे लोअर जो होते हैं एल्केन्स, वो क्या होगा, आपका नाइट्रेशन या फिर सल्फोनेशन नहीं होगा, यानी वो नाइट्रो ग्रुप्स और सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, वो सिर्फ हैलोजन ग्रुप्स के साथ ही रिएक्ट करेंगे। क्लियर? And the last point says these reactions in which hydrogen atom of alkanes are substituted are known as substitution reactions। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड जो होता है आपका, एक हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होगा,
एक जगह से हट जा रहा है, यानी एक जो आपका पार्ट था वो वहाँ से हट जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम जो होता है एल्कीन का सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, यानी उस कंपाउंड को छोड़ दे रहा है। इसीलिए ये जो पूरा रिएक्शन होता है इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल की ज़रूरत है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, CH4 और आपका ये जो CH4 है ये आपका मीथेन है। ये रिएक्शन हो रहा है क्योंकि ये लोअर एल्केन है, इसीलिए ये नाइट्रो ग्रुप्स या फिर सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये करेगा हैलोजन्स के साथ रिएक्ट। हैलोजन हमारे यहाँ पे क्लोरीन है। अल्ट्रा वायलेट लाइट या फिर आपका डिफ्यूज्ड सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन वो प्रोसीड हो रहा है और आपके जो क्लोरोमीथेन बन रहा है, यानी इनमें से जो एक हाइड्रोजन था, इसे हम समझने के लिए इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये जो हमारा था, हमारा मीथेन था जिसमें कि आपके 4 हाइड्रोजन एटम्स थे और यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, क्लोरीन को ऐड कर दिया। क्लोरीन को ऐड किया जिसकी वजह से हमने इसमें क्लोरीन को ऐड किया, जिसके वजह से ये क्या हुआ, ये जो क्लोरीन था आपका इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया या इनमें एक्सचेंज हो गया। ये जो था आपका एक क्लोरीन यहाँ से ये इस हाइड्रोजन की जगह को ले लिया और ये क्लोरोमीथेन बन गया, और जो बाकी का एक क्लोरीन था वो जो हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हुआ था उसके साथ बॉन्ड बना के HCl फॉर्म कर गया। यहाँ पे एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। इस तरह से ये रिएक्शन आपका बनता है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम तरीके का प्रोसेस जो है वो फॉलो हो रहा है। अगर ये रिएक्शन इसी में अगर फिर से एक और क्लोरीन अगर यूज हो जाएगा, फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑलरेडी जो क्लोरोमीथेन है एक और क्लोरीन यहाँ पे एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा और सिमिलरली फिर से HCl फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली फिर से वो हो सकता है। अब ये जो प्रोसेस है ये रिपीटेशन में होगा। क्लोरीन जो है रिपीटेडली एक एक हाइड्रोजन एटम्स को वहां से अलग कर सकता है तब तक जब तक हाइड्रोजन एटम्स बचे ही ना वहां पे। यहाँ पे अब 2 हाइड्रोजन्स थे, उसने फिर से रिप्लेस किया, ट्राइक्लोरोमीथेन बन गया, HCl बन गया। लास्ट में जो आपका एक हाइड्रोजन बेचारा यहाँ पे बचा हुआ था उसको भी इस क्लोरीन ने रिप्लेस करके ये टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया और HCl। एट लास्ट आप देखिए यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, सारे हाइड्रोजन जो है वो यूज्ड अप हो गए। किसके वजह से यूज्ड अप हो गए, ये जो आपके क्लोरीन था वो हर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता गया और एट लास्ट जो था हमारा जो मीथेन कंपाउंड था वो मीथेन कंपाउंड से वो चेंज होके टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया, है ना। जितने भी हाइड्रोजन्स थे वो रिप्लेस हो गए, क्लोरीन उसके जगह ले लिया। यानी ये किस तरह से बन गया, ये पहले ऐसा था, यानी कि यहाँ पे हर जगह पे हाइड्रोजन्स थे। अब ये क्या बन गया, ये क्लोरीन आपके हर हाइड्रोजन के प्लेस को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। ये रिएक्शन इस तरह से बन के कंप्लीट हो गया। ये क्लियर होगा सबको को। देन हमारा जो सेकंड इसका पार्ट होगा उसमें क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो हमारे हैलोजन कंपाउंड्स है वो किस तरह से, कौन सा हैलोजन कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सा एल्केन या कौन सा जो आपका एल्केन ग्रुप है वो जल्दी रिएक्ट करेगा, इसके बारे में दिया गया है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विथ हैलोजन इज दिस। ये ऑर्डर है, यानी जो एल्केन्स है वो सबसे ज्यादा रिएक्ट फ्लोरीन के साथ करेंगे, देन क्लोरीन के साथ, देन ब्रोमीन के साथ, एंड लास्ट में सबसे कम, मतलब उनका रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो सबसे कम होगा किसके साथ, आयोडीन के साथ। यानी अगर इन चारों में से चारों ही कंपाउंड है और एक मीथेन कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है और उसके पास सारे कंपाउंड्स है, सारे हैलोजन ग्रुप्स है, तो ये क्या प्रेफर करेगा, ये प्रेफर करेगा फ्लोरीन को सबसे पहले, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्लोरीन का होगा। क्लियर। सेकेंड जो है आपका, और सबसे लास्ट में वो रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ, है ना। इनमें से अगर है तो सबसे लास्ट में आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। सेकेंड है रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब जो आपका अगर कोई कंपाउंड है, एक आपका कार्बन है जो कि आपका किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं, यानी कि 1 डिग्री कार्बन है, तो उसमें से हम लोग को हाइड्रोजन को रिप्लेस करने में ज़्यादा मुश्किल आएगी। उस कंपाउंड जो ऑलरेडी एक और 3 कार्बन के साथ अगर एक कंपाउंड बना रहा है, 3 कार्बन के साथ ऑलरेडी वो अगर रिएक्शन कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है जो कि वो 3 डिग्री है,
3 डिग्री कार्बन एटम, जैसे मैंने बताया था 3 डिग्री कार्बन एटम्स हम उन्हें बोलते हैं जो कि 3 और कार्बन एटम्स के साथ अटैच होते हैं। माने ये जो कंपाउंड है ये 3 डिग्री है, ये जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन एटम है। तो इसमें से आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस करना ज़्यादा ईजी है। क्लियर? हार्ड किस में है? अगर एक आपका क्लोरीन है जो कि किसी भी हाइड्रोजन कंपाउंड किसी भी और दूसरे कार्बन के साथ अगर बॉन्ड नहीं बना रहा है या फिर एक कार्बन के साथ से बॉन्ड बनाया है तो उसमें से रिप्लेस करना मुश्किल है, और जिसके पास ऑलरेडी वो 3 कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना ज़्यादा ईजी है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट सेज फ्लोरीनेशन इज टू वॉयलेंट एंड टू बी कंट्रोल। फ्लोरीनेशन यानी कि फ्लोरीन, जैसे कि मैंने बोला, इसके साथ रिएक्शन बहुत जल्दी हो सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट भी है। वॉयलेंट भी है मतलब वॉयलेंट का होने का मतलब है कि वो आग पकड़ सकता है या उसमें कुछ भी डेंजरस एक्टिविटी हो सकती है, तो इसे बहुत ही ध्यान से करने की ज़रूरत है। आयोडाइनेशन इज़ वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। जो आयोडिनेशन है वो क्या है, बहुत ही आपका स्लो है, बहुत धीरे से होगा, और वो क्या होता है, रिवर्स भी हो सकता है। जैसे अगर रिएक्शन हुआ फ्लोरीन के साथ, यानी अगर ये CH4 प्लस I2 और ये इस तरह से अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये क्या हो सकता है, ये जो है रिवर्सिबल हो सकता है। ये जो है वो उल्टा वापस से वो मीथेन और आपका आयोडीन जो था, आयोडीन मॉलिक्यूल, वो उसको फिर से रिवर्सिबल कर सकता है। इट कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो रिएक्शंस है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आपके प्रेजेंस में होता है। जो कैटलिस्ट होंगे यहाँ पे वो आपके क्या होंगे, आपके ये जो कंपाउंड से ये हो सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होंगे वो इसमें कैटलिस्ट की तरह यूज होंगे। क्लियर है? जैसे कि मैंने ये बताया था, इस तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन हो सकता है, और ये प्रेजेंस में किसके प्रेजेंस में होंगे, HiO3, यानी कि ये कैटलिस्ट यहाँ पे होंगे, HiO3 या फिर HNO3, ये सारे कैटलिस्ट है। यहाँ पे कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट कर दे और येल्ड जो मिलेगा, यानी एट द लास्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। क्लियर? The last point says the halogenation of alkanes takes place through free radical mechanism. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है आपका, इसका मैकेनिज्म जो होगा, जैसे मैंने बताया मैकेनिज्म हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये मैकेनिज्म क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। और फ्री रेडिकल्स क्या है ये हम लोग जब मैकेनिज्म अभी पढ़ने वाले हैं तब हम लोग फ्री रेडिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर ये चीज़? देन हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म की ओर। तो हमारा मैकेनिज्म में हम लोग को 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है इनिशिएट करना, मीन स्टार्ट करना। प्रोपागेशन, प्रोपागेशन का मतलब होता है जो फाइनल जो प्रोसेस रहेगा उसके बीच का, किस तरह से वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद का जो प्रोसेस है उसे हम लोग बोलेंगे प्रोपागेशन। एट लास्ट टर्मिनेशन मीन्स रिएक्शन किस तरह से एंड होगा। कोई रिएक्शन अगर स्टार्ट हुआ है तो उसे एंड होने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो स्टार्ट किया उसको इनिशिएशन बोलेंगे, जो प्रोसेस चलेगा प्रोपागेशन, एंड एट लास्ट टर्मिनेशन मीन्स रिएक्शन कंप्लीट होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इनिशिएशन क्या है। The reaction is initiated by the homolysis of chlorine molecule in the presence of heat or light. The chlorine-chlorine bond is weaker than carbon-carbon and carbon-hydrogen bond and hence it is easiest to break. यहाँ पे बोल रहा है ये जो रिएक्शन है वो आपका प्रोसीड कैसे होगा, होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। होमोलिसिस का मतलब होता है आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे एक दूसरे से और वो क्या बनाएंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनाएंगे। ये जो है आपका एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी Cl2 है। Cl2 का मतलब होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल है, 2 के फॉर्म में है क्लोरीन मॉलिक्यूल। इन द प्रेजेंस ऑफ आपका लाइट या फिर हीट और होमोलिसिस प्रोसेस के द्वारा ये दोनों जो होंगे, ये दोनों जो क्लोरीन थे वो अलग अलग होके फ्री रेडिकल्स फॉर्म करेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट आपका इसलिए दिया गया क्योंकि हम जानते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का मतलब होता है क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन का मतलब है इनके बीच में, क्लोरीन के बीच में एक एक आपका जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है इस तरह से। क्लियर? इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। जब ये दोनों अलग हो गए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया उससे, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। शेयरिंग अब नहीं हो रही उनके बीच में, वो दोनों अलग हो चुके हैं। तो इसने जो अपना सामान था वो ले गया और उसने अपना सामान लेके वहां से हट गया। वो दोनों अब क्या हो चुके हैं, फ्री रेडिकल्स बन चुके हैं। यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये भी और वो भी क्लोरीन फ्री रेडिकल है।
क्लियर। अगर क्लोरीन के जगह ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स हो जाएंगे और ये भी आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स हो जाएगा। तो फ्री रेडिकल्स का मतलब यही होता है, जो शेयरिंग उनके बीच में थी वो खत्म होने के बाद वो दोनों जब अलग हो जाते हैं आपके एलिमेंट्स तो वो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। क्लियर। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसी से ही इंस्पायर्ड है। दिस इज द इनिशिएशन, स्टार्ट हो गया अब रिएक्शन। क्लोरीन को, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल था उसमें से फ्री रेडिकल्स बन चुके हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, आपके किसी भी एल्केन कंपाउंड पे अटैक करेंगे। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपगेशन प्रोसेस में। तो द फर्स्ट पॉइंट इन प्रोपगेशन स्टेप says chlorine free radical attacks the methane molecule and takes the reaction in the forward direction by the breaking of carbon hydrogen bond to generate methyl free radical with the formation of HCl। अब यहाँ पे बोल रहा है जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स थे, जैसा मैंने बोला वो अब क्या करेगा, मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करने के बाद वो क्या करेगा, उस रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा और आपका जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था उनको तोड़ देगा ताकि जो आपका मिथाइल फ्री रेडिकल वो बन सके। तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो इस स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आपका एक मीथेन था, दिस इज द मीथेन, और ये आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल था। अब ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देगा वहां से और CH3 बना देगा, यानी ये है आपका क्या, मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल, जैसा हम लोग जानते थे कि जब साइड चेन्स, किसी भी अगर साइड चेन में एक अगर साइड में यहाँ पे अगर कोई मिथाइल ग्रुप रहता था, हम इसे मिथाइल बोलते थे, हम मीथेन नहीं बोलते थे, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन की कमी थी इसीलिए हम इसे मिथाइल बोलते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए एक हाइड्रोजन की कमी है, इसीलिए ये एक मिथाइल फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल है, इसको जानने के लिए यहाँ पे डॉट दिया गया है। ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल था, एक डॉट है, मीन्स हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों फ्री रेडिकल्स हैं। और ये जो हाइड्रोजन बाहर निकला था उसको क्या करेगा, जो क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन अलग हुए थे, वो इस स्टेप में हम लोग जानेंगे। इस स्टेप में क्या होगा, तो ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप हम लोग देखते हैं क्या है। The methyl radical thus obtained attacks the second molecule of chlorine to form CH3Cl with the liberation of another chlorine free radical by the homolysis of chlorine molecule। अब क्या होगा, अब ये जो आपका था ये फ्री रेडिकल, अब जो भी फ्री रेडिकल है उसका काम है भाई किसी को ऊपर अटैक करना। अब वो तो खाली पिल्ली बैठा हुआ है, उसके पास कुछ काम है नहीं, तो वो क्या करेगा, अब जो बेचारा शांति से बैठा हुआ है ग्रुप में, वो क्या करेगा, उसको जाके तोड़ने की कोशिश करेगा, यानी उसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो था आपका फ्री रेडिकल वो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल था। पहले हमने क्या किया था, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को अलग किया था, मतलब दो फ्री रेडिकल्स बनाए थे। ये फ्री रेडिकल जो था ये आके पहले मीथेन को अटैक किया। अब यहाँ इसको अटैक करने के बाद ये तो अब एक कंपाउंड बना लिया, मॉलिक्यूल बन गया और ये हट गया वहां से। बचा क्या, ये जो फ्री रेडिकल बचा था मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये जब खाली बच गया, मिथाइल रेडिकल बन गया, तो फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल एक और मॉलिक्यूल यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल जो कि अलग नहीं है, फ्री रेडिकल्स नहीं है, ये मॉलिक्यूल को जाके फिर से अटैक करेगा। इसने जैसे ही इसे अटैक किया, इसने इसमें से एक क्लोरीन को अपने में ले लिया, यानी CH3Cl बना दिया। इसने क्या किया, इस क्लोरीन को अपने अंदर ले लिया और क्लोरोमीथेन बना दिया। क्लोरोमीथेन बना दिया। क्लोरोमीथेन बनाने के बाद जो ये क्लोरीन था, जो एक क्लोरीन को उसने ले लिया तो एक क्लोरीन बच गया बेचारा, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से फॉर्म करेगा। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर से किसी और मिथाइल के पास जाएगा, मीथेन के पास जाके मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। फिर वो मिथाइल फ्री रेडिकल किसी और क्लोरीन मॉलिक्यूल पे जाएगा और वहां से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। ये प्रोसेस जो है रिपीटेडली होता रहेगा। क्लियर। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टर्मिनेशन। तो जो टर्मिनेशन स्टेप है उसमें बोल रहे हैं द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट्स और एंड और ड्यू टू द फॉलोइंग साइड रिएक्शंस। तो जैसे मैंने बोला ये जो प्रोसेस है आपका रिपीटेड होता रहेगा। जो A-B रिएक्शन था हमारा वो रिपीटेडली होता रहेगा। एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, पहले फ्री रेडिकल्स बनेंगे, वो जाएगा फिर एक मीथेन को के ऊपर अटैक करेगा, वहाँ से एक मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। वो मिथाइल फ्री रेडिकल क्या होगा, फिर से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को अटैक करेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। कब तक कंटिन्यू होगा,
कहीं ना कहीं तो रुकना होगा उसे, तो वो तब आपका कंप्लीट होगा या तब रुकेगा जब आपका रिएक्टेंट्स का कंजप्शन हो जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन हमने रिएक्शन लेने से पहले, बनाने से पहले हमने क्या किया होगा, हमने कुछ रिएक्टेंट्स लिए होंगे, रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। तो ये जो रिएक्टेंट्स है जब कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी रिएक्टेंट हमने लिया था क्लोरीन और आपका मीथेन, वो जब खत्म हो जाएगा पूरा, तो ये रिएक्शन भी रुक जाएगा। क्लियर? ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक रिएक्टेंट कंप्लीट, आपका रिएक्टेंट्स जो है वो कंप्लीट नहीं है। जैसे रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्शन के दौरान, वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा वहीं के वहीं। या फिर आपका बोल रहा है एंड और ड्यू टू द फॉलोइंग साइड रिएक्शन, या तो और कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें से? ये जो क्लोरीन था, क्लोरीन जो एक क्लोरीन जो अलग हुए थे, यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जो बने थे, ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होंगे, तो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन रहे होंगे। अगर दो फ्री रेडिकल वापस एक दूसरे के साथ लग के अगर मॉलिक्यूल बन जाएगा तो भी रिएक्शन आपका ओवर हो जाएगा। क्लियर? थर्ड क्या है, आप अगर आपका फिर से ये मिथाइल फ्री रेडिकल्स, अगर दो मिथाइल फ्री रेडिकल्स अलग हो रहे थे, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल्स अगर एक दूसरे के साथ अटैच होके अगर आपका इथेन बना दिया तो भी हमारा रिएक्शन रुक जाएगा। या फिर आपका अगर ये मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल यानी मॉलिक्यूल पे अटैक ना करके ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया और इन्होंने अगर रिएक्शन बना दिया तो भी आपका रिएक्शन वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ, इसका ये मोटिव है कि आपको समझने की ज़रूरत है जब हम लोग रिएक्शन बना रहे हैं या कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक एक क्लोरीन ले लेके बनेगा, ये साइमल्टेनियसली होता रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने एक प्रोडक्ट एक बाउल में लिया या फिर एक बीकर में लिया तो वहाँ पे होने के बाद वो क्या होगा, वो आपस में बहुत सारी जगह हो रहा है। मतलब ये तो आपका माइक्रो प्रोसेसेस है, आप इसको देख तो सकते नहीं है, एक एक कंपाउंड तो होगा नहीं, यहाँ पे हर जगह पे ये रिएक्शन हो रहा होगा पूरे सोल्यूशन में। तो ऐसा हो सकता है कि जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं वो फ्री रेडिकल्स एक आपका मॉलिक्यूल पे अटैक ना करके वो आपस में ही एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले। अगर आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो वो जो आपके फ्री रेडिकल्स वो किसी मॉलिक्यूल को पे अटैक ना करके उसे फ्री रेडिकल्स नहीं बनाएंगे, वो आपस में ही बॉन्ड बना के क्या कर लेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। जब वो आपस में मॉलिक्यूल्स बना रहे, अटैक नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन वहाँ पे रुक जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म जो कि इनिशिएशन, प्रोपगेशन और आपका टर्मिनेशन था। दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ हेलोजिनेशन प्रोसेस। तो आज के हमारे क्लास में हम केमिकल रिएक्शन में हेलोजिनेशन प्रोसेस को हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें दूसरा केमिकल रिएक्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए अगर आपको कोई भी इस क्लास से रिलेटेड डाउट है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।